ये किताब संघर्ष की किताब है, ये किताब विट की किताब है, जहां तमाम विपरीत परिस्थितियों पर कोई व्यक्ति हंस सकता है। जो अपने साथ गुजर रहा है उस पर भी हंस सकता है। ये हिंदी साहित्य में जो आत्मकथा लेखन है उसमें तो मील का पत्थर है ही, लेकिन हिंदी साहित्य में जो समाज विज्ञान चिंतन है उसके लिए भी ये एक आवश्यक संदर्भ ग्रंथ है जिनको जरूर देखा जाना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अवधेश और नई धारा समीक्षा के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जिस किताब के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहा हूं वो है डॉक्टर तुलसी राम की आत्मकथा मुर्दहिया। उनकी आत्मकथा का ये पहला भाग है। उनकी आत्मकथा का दूसरा भाग मणिकर्णिका नाम से प्रकाशित है। सन 2010 में प्रकाशित ये किताब हिंदी की दलित आत्मकथाओं में, या हिंदी ही नहीं, अगर मैं कहूं कि तमाम भारतीय भाषाओं की दलित आत्मकथाओं में एक अलहदा मुकाम रखती है। उसके कुछ कारण हैं, जिसमें से पहला कारण तो यही कि आमतौर पर जब हिंदी में और दूसरी भाषाओं में दलित साहित्य लिखा जाना शुरू हुआ तो उसकी सबसे मजबूत और सबसे ज़्यादा प्रामाणिक जो विधा उभर करके आई वो आत्मकथा थी। आत्मकथाओं के जरिए तमाम लेखकों ने दलित जीवन पर होने वाले अत्याचार, दलित जीवन के संघर्षों, उनके अपमानों वगैरह के बारे में बातचीत। और आमतौर पर दलित आत्मकथाएं लेखकों की पहली रचनाएं थी, लेकिन डॉक्टर तुलसीराम अपने जीवन के लगभग आखिरी पड़ाव पर आकर के आत्मकथा लिखते। तो इस लिहाज से ये आत्मकथा बाकी दलित आत्मकथाओं से थोड़ी अलग है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है इस आत्मकथा में वो ये है कि इस आत्मकथा में एक समाज वैज्ञानिक दृष्टिकोण काम करता है। क्योंकि डॉक्टर तुलसीराम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे और उन्होंने राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र से लेकर तमाम समाज विज्ञानों का अध्ययन किया था। तो वे ज्यादा स्थिर ढंग से अपने जीवन के बारे में भी एक समाज विज्ञानी की तरह से थे, और इसीलिए ये आत्मकथा ऐसी ऊंचाई पर पहुंचती है जो शायद दूसरी आत्मकथाओं के बारे में उतनी सहजता से नहीं कहा जा सकता। डॉक्टर तुलसीराम की इस आत्मकथा में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसमें से एक तो ये है कि समग्र संस्कृति पर दावा, और यह दावा किसी एक व्यक्ति या किसी एक जाति का नहीं, बल्कि वे इसे समग्र मेहनतकश जातियों के साथ जोड़ते हैं, तमाम मेहनतकश जातियां। और वे ये सवाल उठाते हैं कि कौन सा लोकगीत है, कौन सा लोक नृत्य है, कौन सा लोक चित्र का रूप है जो मेहनतकश जातियों के अलावा कहीं पैदा हुआ। तो इसके जरिए वे एक तरह से पूरी जो संस्कृति है उसका जो श्रमिक पक्ष है जिसने उस संस्कृति को निर्मित किया है उसकी दावेदारी उस संस्कृति पर पेश करते हैं। तुलसीराम जी का जीवन जैसा कि अभावग्रस्त दलित परिवारों का जीवन रहा है वैसा ही रहा। एक बहुत गरीब परिवार में पैदा होना और फिर उसके बाद बहुत कम उम्र में चेचक के चलते चेहरे पर तमाम दाग और फिर एक आंख का चला जाना, इसके चलते जो हर परिवार के लोगों के द्वारा चिढ़ाया जाना, तो मोहल्ले के लोगों के द्वारा चिढ़ाया जाना तो है ही, लेकिन विद्यालय में चिढ़ाया जाना, अपशगुन माना जाना, ये तमाम तरह के दंश
उनके जीवन में रहे, लेकिन ये अपमान, ये दंश उनको पीछे खींचने में कामयाब नहीं। वे इस अपशगुन समझे जाने को अपने भीतर स्वीकार नहीं कर लेते। वे निराश होते हैं, हताश होते हैं, लेकिन एक बिंदु के बाद उससे आगे बढ़े। और यही वजह है कि वहां से निकल करके वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय और फिर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आते हैं। आज भी उस तरह की सफलता और उस तरह के संघर्ष के बारे में सोचते हुए रोंगटे खड़े हो जाते। कुछ और बड़ी मजेदार बातें हैं इस किताब में, और मुझे लगता है कि ये किताब सिर्फ इसलिए भी पढ़ी जानी चाहिए कि ये सिर्फ अपने ऊपर होने वाले अत्याचार या दमन की कहानी नहीं है, और विलाप तो कतई नहीं है। आत्मदया इसमें कहीं नहीं मिलेगी। ये किताब संघर्ष की किताब है, ये किताब विट की किताब है, जहां तमाम विपरीत परिस्थितियों पर कोई व्यक्ति हंस सकता है। जो अपने साथ गुजर रहा है उस पर भी हंस सकता है। इसमें एक जिक्र आता है कि एक साधु बाबा आए हुए हैं और वे कविता में ही बात करते हैं। तो तुलसी राम जी को भी बुलाया गया, बच्चे थे, कि भाई बाबा इसके बारे में कुछ बताओ। तो तुलसी इधर आओ कह के जब बुलाया गया, तो तुलसी शब्द सुन करके ही बाबा जी ने कहा कि जैसे कहत हुआ तुलसी, वैसे ये दुखवा में झुलसी, बड़ी संसतिया सहबा। तो ये बड़ी संसतिया सहबा राम उनका टेक है, वो हर चीज में ये बोलते हैं। तो बताया गया कि नहीं नहीं बाबा जी, ये तो 5वीं पास हो गया है। तो फिर उसी तरह से जवाब देते हैं कि जैसे हमें 5वीं पास, वैसे नौकरी के नास, बड़ी संसतिया सहबा। इस तरह से अब आप इसको पलट करके देखिए, मुड़ करके देखिए। अगर वो उस बात को सच मान लिए होते कि हम 5 पास हो गए हैं, आगे नौकरी की आस नहीं, हमको सिर्फ दुख सहना है, तब वो आगे नहीं बढ़ते। ये किताब उन तमाम बाधाओं को सिर्फ और सिर्फ स्वीकार कर लेती है, सुन लेती है, उन पर टिप्पणी करती है, लेकिन उसको अपने साथ अपना जीवन निर्धारित करने का अवसर नहीं देती। मुर्दहिया वो जगह है जहां मुर्दे जलाए जाते, और गांव के बाहर दूसरे लोगों के लिए अपवित्र जगह, लेकिन दलित जातियों का उसके साथ एक दूसरा रिश्ता है। और अपने जीवन के बारे में बात करने के लिए जो रूपक चुना है तुलसीराम जी ने, वो मुर्दहिया का है, उस शमशान का है। और ये संघर्ष पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो किसानों के आंदोलन हैं, जो दलितों के आंदोलन है, उसके साथ जुड़ता है। फिर वो बनारस में जब पहुंचते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, तो वहां के छात्र आंदोलन के संपर्क में आते हैं, उससे बहुत कुछ सीखना होता है। और जब वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अध्यापक, पहले छात्र बन करके आते हैं, तो यहाँ का जो राजनीतिक माहौल है, जो सरगर्मी है, उससे भी बहुत कुछ इंटरेक्ट करते हैं, सीखते हैं और उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ अध्यापक रहे, जीवन पर्यंत यहीं अध्यापक रहे। बाद में अध्यापक रहते हुए ही उनकी मृत्यु हुई। तो ये किताब का जो पहला खंड है, ये उनके बनारस पहुंचने से पहले तक का जो बचपन है, उसके जो संघर्ष हैं, उनके बारे में। और इसमें कहीं पर भी ये नहीं है कि कुछ लोग हैं या कुछ जाति है जो विलेन है और कुछ जाति है जो विलेन नहीं है। जिस तरह हर व्यक्ति, हर समाज के भीतर तरह तरह के व्यक्ति हो, उसमें कुछ अच्छे कुछ बुरे, और ये किस कारण अच्छे और बुरे हैं, वो कारण जाति व्यवस्था में निहित है। उसके बारे में एक कोई ब्लाइंड स्टेटमेंट, कोई एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट यहाँ नहीं मिलेगा, बल्कि एक वही समाज विज्ञानी वाला विचार, समाज विज्ञानी का विश्लेषण, वो आपको देखने को मिलता है इस किताब में। तो मुझे तो लगता है कि चाहे मुर्दहिया हो या इसका दूसरा भाग मणिकर्णिका,
ये हिंदी साहित्य में जो आत्मकथा लेखन है उसमें तो मील का पत्थर है ही, लेकिन हिंदी साहित्य में जो समाज विज्ञान चिंतन है उसके लिए भी ये एक आवश्यक संदर्भ ग्रंथ है जिनको जरूर देखा जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।